हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। आज हम इसमें यूपीएससी 2024 के लिए करंट अफ़ेयर के रूप में पीटी 365 को कंप्लीट कर रहे हैं। आज हमारा अर्थव्यवस्था का ये पहला वीडियो है और उसमें हमने इससे पहले पॉलिटी को कंप्लीट कर दिया है। पॉलिटी को कुछ शॉर्ट टॉपिक करके भी कंप्लीट किया है और कुछ टॉपिक को हमने पूरा पढ़ा है। क्योंकि पहले मैंने इस मैगज़ीन को पढ़ा, मुझे जो टॉपिक लगता है कि हाँ, इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा समझाने के लिए, तो मैं उसको पूरा पढ़ता हूँ और जब मुझे लगता है कि नहीं, इस टॉपिक में कुछ शॉर्ट वीडियो बना सकता हूँ, तो शॉर्ट बातें बता देते हैं और जब आप अपना पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक रिकॉल रहेगा कि हाँ, इस टॉपिक में ये था। तो इससे क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा जब 2 से 3 बार आप रिवीज़न कर लेंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सही करने के परसेंटेज आपके 90% बढ़ जाते हैं। इसका एक मेन रीज़न ये भी है कि देखिए यूपीएससी कुछ ऐसे फैक्ट डाल देगा या कुछ जिसमें आपको गेस करना पड़ेगा। पूरे क्वेश्चन कोई को नहीं आते हैं, आप किसी भी मटेरियल से पढ़ लेंगे, पूरे हूबहू क्वेश्चन वो नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मिल जाएगा कि ये सही नहीं हुआ, तो ये वाला सही नहीं होगा। ऐसे मतलब आप ऑप्शन कर सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक करिए और अपना सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों में शेयर भी करिए। तो चलिए, अर्थव्यवस्था का पहला जो टॉपिक आ रहा है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आ रहा है, यानी कि समृद्धि और विकास से आ रहा है। इसमें क्या-क्या टॉपिक है? इसमें भारत में घरेलू जीडीपी के बारे में है, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बारे में है, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के संबंध से है, स्वयं सहायता समूह के संबंध में है, स्वयं सहायता समूह के बैंक जो हैं उनके संबंध में है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जब इस पूरे पीडीएफ को पढ़ा कि अगर इसको पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर दोनों एक साथ तैयार हो जाएगा, क्योंकि इसमें इतना बेसिक कॉन्सेप्ट भी दे दिया है पीटी 365 में कि आपका बिना उसके पढ़े काम होगा नहीं। या तो फिर आप ये कर लीजिए, एक बार अपने जो इकोनॉमिक्स के नोट्स उनको पढ़िए, फिर एक बार इसको पढ़िए, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपके लिए। तो इसमें जो टॉपिक दिया है बहुत अच्छे से दिया हुआ है, तो उसको बहुत ही अच्छे से एक-एक चीज़ देखेंगे। जहाँ मुझे लगेगा ये चीज़ जंप करनी चाहिए, ये छोड़नी चाहिए, वहाँ मैं अंडरलाइन कर दूँगा और आपसे बोलूँगा यहाँ आप एक बार रिवीज़न मतलब एक बार पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद उसमें ज़्यादा कुछ ख़ास टॉपिक नहीं होगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला जो हमारा आएगा, वो आएगा समृद्धि और विकास को लेके आएगा। देखिए, मैंने इसको पढ़ा था, कुछ मार्क किए, लेकिन उसके बाद देखा पूरा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, करंट अफेयर के रूप में तो आप देखेंगे बस 1 या 2 लाइन होगा या कोई एक बिंदु होगा। लेकिन जब आप देखेंगे पूरे टॉपिक को, तो पूरे टॉपिक में आपको ये दिखाई देगा कि हमारा इससे बेसिक भी कंप्लीट हो रहा है। चलिए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का अनुमान से संबंधित टॉपिक है। जीडीपी के अनुमान में कैसे-कैसे टॉपिक हो सकते हैं, इसमें आइए पूरा देखते हैं, अच्छे से दिया हुआ है। अब है सुर्खियों में क्यों? क्योंकि इसको थोड़ा ज़ूम करते हैं। हुँ, सुर्खियों में क्यों है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की अप्रैल और जून अवधि के दौरान भारत की रियल जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? वो रही, आप देखेंगे 7.8। यानी कि जब आप बजट पास होने के बाद अप्रैल से लेके जो जून तक का, अप्रैल से जो जून, जुलाई, तो ये अप्रैल, मई, जून, ये 3 महीने क्वार्टर देखा जाता है। इसमें जो जीडीपी समृद्धि दर रही वो 7.8% रही। अब देखते हैं भारत में जीडीपी की मौजूद जो गणना की है तो उसकी मौजूदा विधि क्या-क्या है। पहला आप देखेंगे रियल टाइम जीडीपी होता है और दूसरा आप देखेंगे वो अपस्फीति से होता है, यानी डिफ्लेशन से होता है। रियल टाइम जीडीपी सब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़िए, इस एग्जाम में सीधा-सीधा स्टेटमेंट बनेगा। रियल और नॉमिनल जीडीपी देख लेते हैं। सांख्यिकी और कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय, स्थिर कीमत और चालू, स्थिर कीमत के साथ-साथ चालू कीमत के आधार पर प्रत्येक 3 माह में सकल मूल्य आवर्धन यानी जीवीए की गणना करता है। रियल जीडीपी की गणना के लिए स्थिर कीमत आधार वर्ष 2011-12 और नॉमिनल जीडीपी के लिए गणना के लिए चालू कीमतों का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है, वो 2 तरह से आप जो देखेंगे जीडीपी की गणना करे, एक स्थिर कीमत पे करेगा, एक चालू कीमत पे।
और ये जो करेगा प्रत्येक 3 माह पे निकालेगा। अभी जो ये जून और से अप्रैल से जून 2023-24 की बात की गई, इसमें 7.8% है। ये आप देखेंगे, ये चालू कीमत पे है, क्योंकि ये चालू, क्योंकि हर 3 महीने बाद इसमें आता है। लेकिन जब आप रियल जीडीपी की गणना करेंगे, उसमें आपको आधार वर्ष 2011 और 12 बनाया गया है। अब है जीडीपी अपस्फीति कारक। इसमें क्या होता है, यह रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडी का अनुपात होता है। देखिए, रियल जीडीपी जो आ रही है, जो आपका देखेंगे कि आप 2011-12 के आधार वर्ष से आ रही है, और नॉमिनल जीडी जो जीडीपी आ रही है वो 3-3 महीने पे आ रहा है। जब इनका जो जीडीपी नहीं, इनका अनुपात देखेंगे तो वो अपस्फीति कारक कहलाता है। यह अनुपात बताता है कि उत्पादन में वृद्धि के बजाय उच्च कीमत के चालू जीडीपी में किस सीमा तक वृद्धि हुई है। मतलब कि जब आप जीडीपी अपस्फीति कारक निकालेंगे, इसका मेन कारण क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे पता चलता है कि आपका उत्पादन तो उतना ही हो रहा था जितना पहले हो रहा था, लेकिन जो आपकी जीडीपी बढ़ गई, वह उत्पादन के कारण नहीं जीडीपी बढ़ी, वह उस जो उत्पादन को पहले 10 रुपए था, एक मिनट, जो उत्पादन पहले 10 रुपए था, अब वह वही उत्पादन अब बिक रहा है 15 रुपए में बिक रहा है। पहले 10 का बिक रहा था, वो 15 में, लेकिन उत्पादन तो सेम है। जो 5 रुपए वृद्धि हुई, वो मूल्य बढ़ने से हुई, उसे ही अपस्फीति कारक कहते हैं। इसको रफ कर देते हैं। देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट भी दे दिया है, तो जाहिर सी बात है, इससे आपका जो इकोनॉमिक्स का दृष्टिकोण और बेसिक है वो कंप्लीट होगा। अब है जीडीपी की गणना के लिए दृष्टिकोण क्या क्या है वो देख लेते हैं। उत्पादन या मूल्य वर्धित विधि। जीडीपी की गणना के लिए दृष्टिकोण क्या क्या हो सकते हैं, वो उत्पादन या मूल्य वर्धन विधि। इस विधि में उत्पादन के प्रत्येक चरण में मूल्य वर्धन को जोड़ा जाता है। उसके बाद आय विधि देखेंगे। आय विधि में क्या होता है, इस विधि के अंतर्गत उत्पादन के सभी कारकों द्वारा अर्जित कुल आय का मापन किया जाता है। मतलब कि आय विधि में जब उत्पादन होता है, उस पर सभी कारक जोड़ लिए जाते हैं उत्पादन के, और उससे जो हमें आय होती है, उसके बारे में इसमें बात की जाती है आय विधि में। अब है व्यय विधि, यानी एक्सपेंडिचर अप्रोच पे क्या होता है, इसमें ये होता है कि इस विधि में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर वस्तुओं और सेवाओं पर सभी इकाइयों द्वारा किए गए कुल व्यय का मापन किया जाता है। मतलब कि जो देश की घरेलू सीमा के अंतर्गत जितनी भी वस्तुओं सेवाओं की इकाई, सभी वस्तुओं की इकाई पर कुल व्यय, मतलब कि जैसे मान लीजिए कोई उत्पादन हो रहा है, उसमें कितना खर्च आ रहा है, तो उसका मापन व्यय विधि से होता है। आदर्श रूप में तीनों विधियों में समृद्धि दर समान होनी चाहिए। देखिए, मूल्य वर्धन विधि में आप देखेंगे प्रत्येक चरण में जितना मूल्य बढ़ रहा है, उसको देखा जाता है। मान लीजिए हमने रॉ मटेरियल लाया, वो पड़ा हमको 10 रुपए का, फिर हमने कहते हैं उसको प्रसंस्करण किया, हाँ, वो पड़ गया मुझे 12 रुपए में। तो हर चरण में ये देखिए 2 रुपए यहाँ बढ़ गया। फिर उसके बाद हमने कुछ और उसमें एडिशन किया, कुछ और मिलाया, तो वो पड़ गया हमें कहते हैं 15 रुपए का। फिर 3 रुपए और एडिशन हो गया, तो इसे कहते हैं, आप देखेंगे उत्पादन में मूल्य वर्धन, प्रत्येक चरण में जो मूल्य बढ़ रहा है उसको देखेंगे। फिर देखेंगे कि सभी जो कारक होते हैं उनसे आय कितनी आती है। मान लीजिए आदर्श विधि कहते हैं कि सभी तीनों कारक में जो है समान आना चाहिए, लेकिन जब आप डेटा का संग्रह और उसके प्रसंस्करण में भिन्नता के कारण इसमें तीनों विधियों में अंतर अक्सर आ जाता है। मतलब कि उत्पादन मान लीजिए टोटल हमने देख लिया कि हमारा जो खर्च आ रहा है वह 10 रुपए आ रहा है, पूरा सब कुछ बेचने बाचने में, हाँ, सब कुछ लेके 10 रुपए आ रहा है। लेकिन जब वास्तविकता में जब आप ऐसे चरण उठाएंगे तो 12 रुपए 15 रुपए आ जाएगा। तो ये अंतर जो आ जाता है, वो अंतर जो आता है उससे क्या होता है कि डेटा के संग्रह के कारण वैसे अंतर आ जाता है। आप देखेंगे 2014-15 में जीडीपी की गणना के तरीके में कुछ बदलाव किया गया। मतलब जीडीपी की गणना में कुछ बदलाव किया गया, वो क्या-क्या था ये देख लेते हैं। 2015 में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी की एक नई श्रृंखला की शुरुआत की। याद रखिएगा, जीडीपी की गणना के लिए जो कुछ नए बदलाव किए गए वह 2014-15 में किए गए। हो सकता है एग्जाम में लिख दे 15-16, तो वो गलत हो जाएगा। वो आप 2014-15 में देखेंगे जब नई सरकार बनी थी 2014 में, तब।
जीडीपी गणना का आधार वर्ष पहले 2004-5 था, इसे संशोधित करके 11-12 कर दिया गया। ठीक है। अर्थव्यवस्था में हो रहे संरचनात्मक परिवर्तन को ध्यान में रखने और अर्थव्यवस्था में सही स्थिति को दर्शाने के लिए आधार वर्ष को समय समय पर संशोधन किए जाने। मतलब कि अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था पे क्या स्थिति पड़ रही है, क्या मतलब क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके लिए आधार वर्ष हमको हर बार चेंज करना पड़ेगा। नई श्रृंखला में राष्ट्रीय लेखन प्रणाली 2008 की नवीनतम सिफारिश तथा राष्ट्रीय लेखों के संकलन पर अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश को शामिल किया गया है। मतलब कि इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय जो लेखन होगा उसमें भी देखा जाएगा। अब है विकास को मापने के लिए जीडीपी एक अच्छा संकेत नहीं है। देखिए ये जो ऑप्शन बन रहा है, ये मेंस का क्वेश्चन है कि आपसे पूछेगा जीडीपी देश के विकास के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी गणना करने में कुछ चुनौतियां हैं, और साथ ही पूछ लेगा यह किस तरह से जो है एक अच्छा संकेत नहीं माना जाता है। तो आपको इसमें ये लिखना है कि क्या अच्छा संकेत नहीं माना जाता है, क्योंकि पहले ही देश की जीडीपी की गणना के बारे में तो प्रश्न में ही बोल दिया है। जो प्रश्न मूलतः पूछ रहा है वो सिर्फ ध्यान रखना है। तो ये जो प्रश्न आ रहे हैं वो मेंस के, लेकिन आजकल वर्तमान में जो प्रचलन चल रहा है वह ऐसा चल रहा है पीटी का कि उसमें क्वेश्चन लिखते हैं और ये 4 ऑप्शन बनाते हैं, वो ऐसे ऑप्शन होते हैं जो आपको मेंस में लिखने रहते हैं। ये वही वाला है, पूछ लेगा कि जीडीपी एक अच्छा संकेत क्यों नहीं है, ये 4 ऑप्शन दे देगा, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। अब इसमें देखेंगे यह गणना में आर्थिक अपराध, प्रदूषण, असमानता, प्राकृतिक संसाधनों की कमी जैसे वृहद कारणों को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कि जब जीडीपी गणना करते हैं तो हम तो उत्पाद सम देश की सीमाओं के भीतर जितना भी उत्पादन होता है, सेवाएं होती हैं, उनको गणना करते हैं। लेकिन उन उत्पादन और सेवाओं को गणना करने में क्या-क्या हमने आर्थिक हानि उठाई है, हमने जो हमारी प्रदूषण कितना हो रहा है, ये नहीं देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पे कितना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है, तो ये सब नहीं देखते हैं। तो एक जीडीपी में एक ये कमी है गणना में। दूसरा देखेंगे शांति, पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण जुड़ाव सहित कई प्रमुख कारकों को जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। फिर सामाजिक नुकसान से होने वाले व्यय की भी गणना नहीं की जाती। उदाहरण के लिए किसी ट्रेन दुर्घटना में ट्रेन की मरम्मत जैसे आर्थिक गतिविधि भी जीडीपी में शामिल नहीं की जाती है। इनमें लोगों के जीवन में सामाजिक पहलुओं व प्राकृतिक पूंजी का लेखा जोखा शामिल नहीं होता है, जैसे अर्थव्यवस्था से स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की गुणवत्ता, ये सब देखेंगे तो आप जीडीपी में नहीं जोड़ा जाता है। साथ ही देखेंगे जीडीपी गणना की वर्तमान पद्धति में चुनौती क्या-क्या है। पहला देखेंगे कि ये अलग-अलग क्षेत्रों से संबंधित पुराने डेटा की मौजूदगी है। फिर उसके बाद देखेंगे असंगठित क्षेत्र का तो इसमें कोई लेखन ही नहीं होता। आपको पता है जो रेहड़ी वाले लगाते हैं, जो ऐसे काम करते हैं, जो कैश में डील करते हैं, उनकी अर्थव्यवस्था में कोई जोड़ ही नहीं होता है। फिर उसके बाद होता है कुछ उत्पादन गतिविधियों को बनाए बाहर रखना, जैसे घरेलू कार्य। अब जैसे महिलाएँ जो घरेलू कार्य करती हैं, जो महिलाएँ को पास खेत है और अपना खेत में जाकर काम कर रही हैं और उसके बजाय उनको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। घर में जो महिलाएँ काम कर रही हैं, सबकी देखभाल कर रही हैं, खाना बना रही हैं, उसके लिए उनको पैसा तो मिल नहीं रहा है। वो भी एक मुख्य चुनौती होती है कि वो जीडीपी की गणना में नहीं आता है। ये टॉपिक खत्म हुआ कि एक-एक टॉपिक में कितना ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि हमको 14 से 15 मिनट लग जाते हैं पूरा बताने में। ये इसमें कॉन्सेप्ट है। अब है राष्ट्रीय बहुआयामी निधनता सूचकांक। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मुझे ये बहुत अच्छी टॉपिक लगा क्योंकि इससे प्रश्न बहुत बन सकते हैं। पहला है कि नीति आयोग ने 2005 और 6 में भारत में बहुआयामी गरीबी नाम से एक डिस्कोर्स पेपर जारी किया। डिस्कशन पेपर जारी किया। बहुआयामी गरीबी का आकलन करने के लिए इसमें राष्ट्रीय एमपीआई का उपयोग किया जाता है। एमपीआई का एक फुल फॉर्म देख लेते हैं। मल्टीपल पॉवर्टी मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स होता है वो। देखिए क्या है मल्टीमेट्री पॉवर्टी इन
इंडिया जो है सेंसेक्स 2005-6 का जो नीति आयोग का उस समय योजना आयोग था, तो योजना आयोग ने निकाला था, लेकिन वर्तमान में वो नीति आयोग भी निकालता है। तो क्या है ये? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया जो है, ये रिपोर्ट का था, एक पेपर निकाला गया था नीति आयोग के माध्यम से, डिस्कशन पेपर था यह। उसके बाद देखेंगे इस डिस्कशन पेपर यानी चर्चा पत्र के प्रमुख बिंदुओं पर एक नज़र, मतलब जो ये 2004-5-6 में निकाला गया था, मल्टी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया निकाला गया था जो पेपर, उसके बारे में क्या-क्या बातें थी ये देख लेते हैं। बातें ये थी कि पॉवर्टी हेड हेड काउंट रेशियो, जो पॉवर्टी का हेड काउंट रेशियो यानी कि एचसीआर में भारी गिरावट आई थी वर्ष 2013-14 में। यह आप देखेंगे कि 29.7% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डाटा है कि जो 2013-14 में गरीबी 29.17% थी, उसमें 2022-23 में 10 साल में गिरावट करके आप देखेंगे 11.28% हो गई है। पिछले 9 वर्ष में 24.82 भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। कहने का मतलब ये गरीबी से बाहर आने का मतलब कि जो है वो बहुआयामी गरीबी से बाहर आए हैं। इसके अलग-अलग इंडिकेशन होते हैं, वो अभी हम देखेंगे। अब है कि गरीबी की गहनता में भी कमी आई है। इससे पता चलता है कि वंचित आबादी के बीच अभाव का स्तर कम हो रहा है। गरीबी के सकल अनुपात में गिरावट का स्तर 2005-6 से 2015-16 की तुलना में 2015-16 से 2019 और 21 के बीच अधिक तीव्र हो रही थी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों में बहुआयामी गरीबी में तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। यहाँ पर जो देखेंगे बहुआयामी गरीबी में जो है बहुत तेजी से गिरावट हो रही। सभी 12 बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इन इंडिया इंडेक्स में देखेंगे कि संकेत तक सुधार में महत्वपूर्ण संकेत दर्ज किए गए हैं। अभाव का सबसे अधिक स्तर खाना पकाने के ईंधन और आवास से संबंधित संकेतक हैं। खाना बनाने के ईंधन में आप देखेंगे उज्ज्वला योजना स्टार्ट की गई थी। आवास के लिए हर व्यक्ति को घर दिया जाएगा, इसका के बारे में चर्चा की गई थी। तो ये एक फिर है अभाव का सबसे कम स्तर बाल एवं किशोर मृत्यु दर बिजली और खाते के संकेतक में भी है। देखिए बाल और एवं किशोर मृत्यु दर के लिए भी सरकार ने कई योजना चलाई थी, आयुष्मान भारत हो गई, सब चलती थी। बिजली के लिए उसने फ्री कनेक्शन दिया था और साथ ही साथ देखेंगे कि बैंक खाते जो जनधन खाता योजना थी वो भी जो है लोगों में लाया गया था, जिससे ये बहुआयामी गरीबी के आयामों को वो टच कर रहे थे। फिर है यह संभावना व्यक्त की गई कि भारत सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी 1.2 को 2030 से पहले हासिल कर सकता है। एसडीजी 1.2 में बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे तक करने का उल्लेख, मतलब कम से कम आधा तो बहुआयामी गरीबी को कम करना है। अब आपको पता होगा कि एसडीजी गोल जो है वो 17 एसडीजी गोल बनाए गए थे। उसमें पहला क्या था? नो पॉवर्टी यानी गरीबी नहीं है। दूसरा क्या था? वो देखेंगे दूसरे में आप ज़ीरो हंगर यानी कि कुल मिला के कि भूख भूख को ख़त्म करना है। फिर तीसरे में देखेंगे कि विश्व में सभी को स्वस्थ करना है। चौथा आपका एजुकेशन था। पाँचवा आपका नारी सबकी जेंडर इक्वलिटी के बारे में था। और छठा आप देखेंगे तो साफ वाटर से था। सातवां आप देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से था। फिर आठवां आप इकोनॉमिक ग्रोथ से था। नौवां था इनोवेशन से था। 10वां आप देखेंगे रिड्यूस करना था इन्फ्लेशन को। तो इस तरह से जो सारे जो प्रायोरिटी इंडेक्स है वो देखा। 11वें में आप देखेंगे तो याद आ गया कि सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। 12वें में आप देखेंगे कि सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि सभी को जिम्मेदार होना चाहिए। 13वें में आप देखेंगे तो क्लाइमेट
एक्शन से था। 14वें में देखेंगे तो वो कि जो पानी के नीचे जीवन के बारे में है। 15वें में देखेंगे तो आप कहते हैं जो है स्थल पे जो जीवन अच्छे के लिए था। 16वां आप देखेंगे कि पीस से संबंधित है। 17वां आप देखेंगे कि सभी को मिला के एक गोल प्राप्त करना है, उसके बारे में उल्लेख है। तो एसडीजी जो पॉइंट है, इसमें कौन-सा 12वां है, 13वां है, ये याद रखिएगा क्योंकि यूपीएससी ने नहीं लेकिन यूपी पीसीएस में अक्सर देखा जाता है कि एसडीजी से जो 17 गोल्स हैं, उसमें से प्रश्न बनता ही है। आप देखेंगे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में देखेंगे। एनएफएचएस 4 से लिए गए आंकड़ों के आधार पर पहली बार राष्ट्रीय मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2021 में जारी किया। ये इम्पोर्टेंट है कि पहली बार जो जारी किया गया एमपीआई कब जारी किया? 2021 में जारी किया गया। सरकार की ग्रिप पहल के तहत नीति आयोग एमपीआई हेतु नोडल एजेंसी है। एमपीआई की नोडल एजेंसी कौन है? वह नीति आयोग है। अब ग्रिफ पहल कई महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन की निगरानी करती है। ग्रिफ जो है बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है, आप देखेंगे जीआईआर जी, क्योंकि यह भारत में सामाजिक और आर्थिक मापदंड में क्या बदलाव आ रहा है उसको जो है निगरानी करती है। अब है भारत में राष्ट्रीय एमपीआई की गणना हेतु उपयोग किए जाने वाली विधि एल्क्रेयर फोस्टर्स यानी एएफ पद्धति है। सिर्फ क्वेश्चन बनेगा कि एल्क्रेयर फोस्टर क्या है, किससे संबंधित है, तो आपको लगाना ये अर्थव्यवस्था या सामाजिक जो मापदंड है उसको बढ़ाने से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे एलिक्रेट फोस्टर पद्धति। यह यह दोहरे कट ऑफ काउंसिल पद्धति के आधार पर लोगों को निर्धन और गैर निर्धन के रूप में चिन्हित करती है। एएफ पद्धति के अनुसार यदि किसी व्यक्ति का अभाव-वंचन स्कोर भारत की राष्ट्रीय एमपीआई निर्धनता कट ऑफ 33.33 के बाहर या उससे अधिक है, तो उसे एमपीआई निर्धन माना जाता है। हाँ, अब जो राष्ट्रीय एमपीआई है उसके उप सूचकांक में क्या है वो देख लेते हैं। हेड काउंट रेशियो जो है, कितने व्यक्ति निर्धन है ये देखते हैं। जनसंख्या में मौजूदा बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों का अनुपात वस्तुतः बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों की संख्या को कुल संख्या से विभाजित करेगा, यानी कि जो मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इन इंडिया सेंसेक्स 2004-5-6 का था, उसमें क्या था कि बहुआयामी निर्धन व्यक्तियों की संख्या मान लीजिए हमने मान ली 10 लोग हैं और कुल जनसंख्या हमने मान ली 100 लोग हैं, तो कितना आएगा? आप देखेंगे इसको काटेंगे तो आपको आएगा 0.1% के हिसाब से सब जो होगा वो आएगा, मतलब 1/10वां भाग, मान लीजिए 100 लोग हैं तो 10वां भाग इसमें आएगा, जो कि आप देखेंगे कि बहुआयामी गरीबी से प्रभावित हैं। जीरो एक और यहाँ बढ़ा दो, उसके बाद जीरो लगाओ। अब है निर्धनता की व्यापकता यानी कि तीव्रता। ए निर्धारण का स्तर, एक आप देखेंगे एच निर्धारण का स्तर है और देखेंगे और दूसरा आप देखेंगे क्या है वो ए है। इसका आकलन बहुआयामी रूप से निर्धन व्यक्तियों द्वारा सामना किए जाने वाले अभावों के औसत अनुपात से किया जाता है। यानी कि इसमें कहने का मतलब ये है कि जो अभाव उनके पास है उनके बारे में आकलन किया जाता है। व्यापकता तीव्रता की गणना के लिए सभी निर्धन लोगों की आ- अभावग्रस्त अभावग्रस्त के भारित स्कोर को जोड़कर अ, जोड़ जोड़ा जाता है और फिर
रेशियो और और ए का वजन के स्तर को दोनों को दर्शाता है। यानी एमपीआई कैसे निकाला जाता है? वह निकाला जाता है हेड काउंट रेशियो। हेड काउंट रेशियो में क्या होता है? जितने भी वंचित या निर्धन लोग हैं उनकी जनसंख्या टोटल जनसंख्या से भाग देने पर जो आया वो, और व्यापक तीव्रता में आप क्या करते हैं, जो जो लोगों के पास जो भी अभाव के अनुपात में जो जो चीज़ों से उनका अभाव उनके अनुपात से निकाला जाता है। इन दोनों में जो आंसर निकलता है उसका गुणा किया जाता है। फिर गुणा करने के बाद जो उत्तर निकलता है उसे एमपीआई कहते हैं। अब है भारत के राष्ट्रीय एमपीआई के संकेतक। भारतीय एमपीआई मॉडल में वैश्विक एमपीआई मॉडल के 10 मूल संकेत का उपयोग किया जाता है। कितने? 10 मूल संकेत का उपयोग किया जाता है। हालांकि इसके अलावा इसमें दो अन्य संकेत यानी कि मातृत्व स्वास्थ्य और बैंक खाते जोड़े जाते हैं। यानी कि जो माताओं का स्वास्थ्य और बैंक खाते जोड़े, टोटल लगभग 12 संकेत होते हैं। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक स्तर पर जब देखेंगे तो 10 संकेत हैं। आयाम देख लेते हैं। फिर 12 संकेतक के भारांश, उसके बाद कोई परिवार वंचित माना जाएगा यदि उसके अंदर ये अभाव होंगे जो लिखे हुए हैं, ये अभाव। पहला है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का आयाम कितना? 1/3। 1/3 आयाम में जो 1/3 का 1/6वां भाग जो है 12 संकेतक के भारांश में देखेंगे तो आएगा पोषण जो 1/6 है। फिर इस पोषण को पहले देख लेते फिर उसके बाद देखते हैं। पोषण में देखेंगे तो घर का एक भी कोई भी सदस्य कुपोषित होगा तो आ जाएगा। परिवार में कोई भी 15 से 49 वर्ष के बीच की महिला या 15 से 54 वर्ष के बीच के पुरुष का बॉडी मास इंडेक्स 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम हो तो हो जाएगा। 0 से 59 माह के बीच का कोई भी बच्चा कुपोषित हो, यानी कि 5 वर्ष, यानी कुल मिला के 5 साल तक आप देखेंगे तो कोई बच्चा कुपोषित होगा तो वो स्वास्थ्य से संबंधित पहले आयाम में पोषण से संबंधित जो वो उसके पास वंचना होगी। फिर उसमें देखेंगे बाल एवं किशोर मृत्यु दर 1/12 भाग लेता है। सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में परिवार में 18 साल से कम कम के किसी बच्चे या किशोर की मृत्यु हो गई हो। मातृत्व स्वास्थ्य देख लेते हैं। सर्वे की तारीख से 5 साल पहले की अवधि में कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया और उसने कम से कम 4 प्रसव पूर्व देखभाल प्राप्त ना की हो। अब शिक्षा का भी आयाम देख लेते हैं। शिक्षा भी कितना है? 1/3 है। इसमें देखेंगे स्कूली शिक्षा के वर्ष जो है 1/6 है ये। परिवार का 10 वर्ष या उससे अधिक आयु का एक भी सदस्य 6 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की कर पाया हो। फिर उसके बाद स्कूल जाने योग्य एक भी बच्चा उस उम्र तक स्कूल नहीं जा पाया हो जब तक उसे कक्षा 8 में होना चाहिए था। अब जीवन स्तर भी 1/3 आयाम लिया हुआ। कुकिंग फ्यूल्स का जो आप देखेंगे भारांश है वो 1/21 है। और क्या क्या कारण रहेंगे जो वो वंचित माना जाएगा? यदि परिवार गोबर, कृषि युक्त फसलें, झाड़ियों, लकड़ियां, चारकोल या कोयले से भोजन पकाता हो। कुल मिला के वह जो वह परिवार जो कुकिंग गैस का यूज नहीं करता है वो इसमें आ जाएगा। सैनिटेशन का भी 1/21वां भाग है। परिवार के पास साधारण या कोई भी सैनिटेशन सुविधा नहीं हो या उसके पास बेहतर सुविधा हो लेकिन वह अन्य परिवारों के साथ साझा करता है। पेयजल का देख लेते 1/21वां भाग है। परिवार के पास पेयजल की बेहतर सुविधा नहीं है या अ, पेयजल की अच्छी व्यवस्था घर से कम 30 मिनट की दूरी पर हो। अब देखेंगे विद्युत का क्या है।
घर में बिजली की सुविधा ना हो, इसी के लिए बिजली कनेक्शन फ्री किया जा रहा था। फिर है आवास, जो कि 1/21 देखते हैं। परिवार के पास उपयुक्त आवास नहीं हो अर्थात फर्श प्राकृतिक सामग्री से बनाए गए हो और या छत या दीवारें मिट्टी की या लकड़ी की बनी हो। परिसंपत्ति देखेंगे क्या है 1/21 में। परिवार के पास निम्नलिखित में से एक से अधिक संपत्ति नहीं है। रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफ़ोन, कंप्यूटर, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल या रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज और कार या ट्रक। देखिए, इसमें से कोई ना कोई एक के पास तो मिल ही जाएगा परिवार में आपको। टेलीफ़ोन तो मिल ही जाएगा मोबाइल के तौर पर। हुँ। तो इसलिए ये आयाम में लोग बच जाते हैं। अब बैंक खाते में क्या है, परिवार के किसी भी सदस्य के पास बैंक खाते या डाकघर खाता नहीं हो। ये अपने आप में एक विवादित स्कीम है, मुझे लगता है। इसके पास वर्तमान में जो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को देखेंगे इस योजना के तहत जो जनधन खाता था उसमें इन सबसे बहुआयामी गरीबी का जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है उससे बाहर निकल रहे हैं। इन्हीं सब के आधार पर जब बाहर निकले तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हमने 24 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाला है। तो ये सब उसके पैरामीटर्स देख सकते हैं। अब जैसे मैं इसमें बता दूं तो जनधन खाता के लिए था। इसमें देखेंगे तो कई लोन दिए जाते हैं, सब कुछ सस्ता किया जा रहा है। फ्री में आप देखे होंगे कि लैपटॉप, टैबलेट बाँटे गए, मोबाइल बाँटे गए सब जगह। आवास के लिए आप जानते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना चलती है। बिजली के लिए क्या किया गया था, सोलर पैनल स्टार्ट कर दिए गए, सूर्योदय योजना और कनेक्शन जो होते हैं वो फ्री दिया गया। पेयजल के लिए हर घर नल जो सुविधा जो थी 2024-26 तक के लिए उसको बढ़ा दिया गया, जो सभी को पाइप कनेक्शन दिया जा रहा है। फिर है सैनिटाइजेशन के लिए आप देखेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण कराया जाता है, घर-घर कूड़ा उठाया जाता है, ठीक है? ये देखेंगे उज्ज्वला योजना से संबंधित है। फिर उसके बाद देखेंगे स्कूल में शिक्षा जो फ्री की गई है, हाँ, आंगनवाड़ी मतलब कि जो स्कूल में स्वास्थ्य का भी है। फिर देखेंगे आपकी स्कूली शिक्षा सभी को इसलिए नामांकन भी बढ़ा है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि 5 साल से कोई अवधि के लिए जो इसलिए कि क्या जो आयुष्मान कार्ड वोर्ड बनाए जा रहे हैं उनसे संबंधित हैं। तो ये सब जब आयाम देखेंगे तभी सरकार ने बोला कि हम जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उसमें जनता को बाहर निकाले हैं, 24 करोड़ जनता को। वो इसी के आधार पे बोला गया था। अब है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के बारे में देख लेते हैं। इसे 2010 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड निर्धनता तथा मानव विकास पहल द्वारा जारी किया जाता है। पूछा जाएगा कि गरीबी सूचकांक कौन निकालता है, तो यूएनडीपी निकालता है और ओपीएचआई यानी कि ऑक्सफोर्ड निर्धनता मानव विकास सूचकांक निकालता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन इम्पोर्टेंट है। अक्सर पूछा जाता है कि कोई भी रिपोर्ट कौन निकालता है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब अब है एमपीआई, वस्तुतः 110 देशों में 10 संकेतक के आधार पर अभावों को ट्रैक करता है। यानी कि जो आप देखेंगे मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है, वो क्या करता है, वह 110 में 110 देशों को टोटल लेता है। हो सकता है इसमें लिख दें पूरा 197 देश नहीं, ये 110 देशों को लेता है और उनमें 10 संकेतक के आधार पर ट्रैक करता है। भारत में इसको बढ़ाकर 12 कर दिया गया है, जिसमें मातृत्व मृत्यु दर है और एक क्या है, मुझे याद नहीं आ रहा है, एक मातृत्व मृत्यु दर है, देख लेते हैं यार क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। और बैंक खाता है, ठीक, जनधन खाता है, उससे संबंधित ऐसे याद रखिएगा कि इसमें जो है इंडिया ने 2 अपनी तरफ से ऐड ऑन किया है कि एक मृत्यु जो माताओं की मृत्यु होती है, हाँ, प्रसव के दौरान, और उसके बाद आप जो बैंक खाता है वो। क्योंकि यही सब क्वेश्चन बनाएगा कि इंडिया पे इतने लेवल पे है, इंडिया में 12 इंडेक्स है, उसमें ये जोड़ दिया गया है। हाँ, उसके बाद देखेंगे ग्लोबल एमपीआई 2023 के प्रमुख बिंदु क्या-क्या हैं, ये देख लेते हैं। 110 देशों में 6.6 अरब आबादी में से 1.1 बिलियन लोग बहुआयामी निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। कुल निर्धन लोगों में से लगभग 2 तिहाई लगभग 73 करोड़ लोग मध्यम आय देश में रहते हैं
और कम आय वाले देश एमपीआई का केवल 10% हिस्सा है। बस। अब है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी। इसके बारे में तो जो वर्तमान सरकार है बहुत बात कर रही है और ये सच में ये धरातल रूप में कार्य हुआ है। जो कार्य हुआ है सरकार की उसकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए। जो कार्य नहीं हो पाए हैं उसकी आलोचना करना चाहिए। लेकिन आप एक सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए जब आप आंसर लिखें किसी भी चीज़ का मेंस में, तो आपको आलोचनात्मक परीक्षण करने की क्षमता होनी चाहिए। क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जिनके पास तार्किकता का प्रमाण रहता है। इसीलिए जब सरकार का कोई काम हो, जो प्रश्न में पूछा जाए, तो उसके बारे में जो पूछा जाए, आलोचनात्मक परीक्षण पूछा जाए, तो वो कैसे करना है। जब तक आप गहन अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो उसी का एक पार्ट हम देखने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष लाभ बेनिफिट जो होता है, वो देखने जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को अपनाकर 2014 से 2023 तक करदाताओं के 2.73 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं। गौरतलब है कि डीबीटी के तहत लक्षित लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खाते में धन भेजकर वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि वृद्धा पेंशन इस समय वर्तमान में बढ़ा दी गई है, मनरेगा में मिलने वाली मजदूरी बढ़ा दी गई है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कोई भी जो सरकारी कार्य से जो कार्य होता है, जिसमें आप इसको स्कॉलरशिप मिल रही है और उसके बाद विवाह के लिए पैसे मिल रहे हैं, कुपोषण मुक्त करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, अपना व्यापार चलाने के लिए मुद्रा योजना मिली, तो वो सब डायरेक्ट आपके अकाउंट में आ रहा है। तो ये सब इम्पोर्टेंट। पहले क्या होता था, पेपर वर्क होते थे तो बीच में दलाल लोग लग के इसमें से पैसे काफ़ी खा जाते थे। अब उसी के बारे में देखते हैं, डीबीटी के बारे में। डीबीटी के तहत योजनाओं का दायरा देख लेते क्या-क्या है। नगद अंतरण मतलब पैसे का नगद, उदाहरण के लिए पहल, मनरेगा और एनएसएपी आदि। ठीक है? 1 मिनट रुकिएगा। अब इसमें आप देख रहे हैं ये पहल। पहल योजना क्या है? पहल योजना का मतलब ये होता है, आप देखेंगे कि प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, ये पीए देखेंगे आपको जो आएगा वो प्रत्यक्ष फिर हस्तांतरण लाभ से संबंधित, यानी ये वो योजना है जब बैंक अकाउंट में आपको सब्सिडी मिलती है। जब आप सिलेंडर भरवाते हैं तो सब्सिडी डायरेक्ट आपके अकाउंट में आती है। तो वो इसी का एक उदाहरण है कि जो नगद हस्तांतरण जो है भारत सरकार के द्वारा सब्सिडी डायरेक्ट आपके अकाउंट में डाल दी गई है, तो वो पहल योजना है। ये शुरू इसका पहला चरण कब स्टार्ट किया गया था? 2013 में स्टार्ट किया था। फिर आगे वर्तमान सरकार ने इसको बढ़ाया है। मनरेगा आपको पता ही है, मनरेगा जो है वह लोगों को 100 दिन के रोज़गार की गारंटी देती है और उन्हीं लोग को रोज़गार मिलता है जिनका बैंक अकाउंट में खाता होता है। नहीं होता है तो बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है उनका तत्काल फ्री में और उनकी जो मज़दूरी होती है वो डायरेक्ट उनके अकाउंट में जाती है। फिर है एनएसएपी, ये सब आदि जो देखेंगे वो है। 1 मिनट रुकिएगा। ये एनएसपी के एनएसएपी में वही जो वृद्धा पेंशन वेंशन होती है वो आती है। अब इसके बाद देखेंगे इन काइंड ट्रांसफर वस्तुओं के रूप में अंतर। सरकार द्वारा मध्यवर्ती एजेंसी की सहायता से व्यक्ति को दिए जाने वाला एक प्रकार का अंतरण है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो पीडीएस है, वो कैसा होता है, उसमें मुफ्त अनाज दिया जाता है, तो उसके लिए भी जो आप डायरेक्ट आपको पता चलता है।
फिर अन्न अंतरण में देखेंगे तो इसके तहत सरकार से अलग-अलग गैर सरकारी कार्यकर्ताओं को अंतरण करना शामिल है। ये गैर सरकारी कार्यकर्ता अंतिम छोर तक अलग-अलग सरकारी योजनाओं के पहुँच को सुगम बनाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए एनएचएम के तहत आशा कार्यकर्ता और आईसीडीएस के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ये सब हैं। अब है डीपी डीबीटी के बारे में देख लेते हैं। उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थियों को आवंटन धन के वितरण में पारदर्शिता लाने और हेरा-फेरी की गुंजाइश को समाप्त करने के लिए है। शुरुआत कब हुई थी? 2013 में हुई थी। इसे 2013 में देश के चुनिंदे जिलों में शुरू किया गया था। बाद में 2014 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया था। अब है नोडल एजेंसी। डीबीटी मिशन और उससे संबंधित मामलों के मंत्रालय सचिवालय में सचिव समन्वय और लोक शिकायत के अधीन रहा गया है। लोगों को धन का भुगतान लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। आधार की अनिवार्यता क्यों है? इसमें देख लेते हैं। डीबीटी योजना में आधार अनिवार्य नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आधार अनिवार्य नहीं है, चूँकि आधार एक विशिष्ट पहचान प्रदान करता है और इच्छित लाभार्थियों को लक्षित करने में उपयोग होता है। इसलिए आधार को प्राथमिकता दी जाती है तथा लाभार्थियों को आधार रखने के लिए प्रोत्साहन किया जाता है। ये एक पहचान का प्रमाण पत्र है, बस। अब है डीबीटी के को समक्ष बनने वाला घटक क्या-क्या है वो देखते हैं। जैम यानी जनधन आधार मोबाइल, ये जो नाम है ये अक्सर पूछा गया है एग्जाम में। जैम क्या है? तो वो जनधन आधार और मोबाइल है। ट्रिनिटी जैम प्रिय की सहायता से लाभ अंतरण में रिसाव की समस्या समाप्त हो गई है। लक्षित वर्गों तक योजनाओं का लाभ पहुंचने पहुंचने लगा है। साथ ही इसमें नकदी रहित और समयबद्ध ढंग से लाभ का हस्तांतरण संभव हो पाया है। अब है बिजनेस कॉन्फिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजनेस कॉन्फिडेंस या सुरक्षित करता है कि लाभार्थियों को समय समय पर उनके घर पर ही पूरा पैसा ट्रांसफर किया जाए। भुगतान बैंक इसके चलते देश के दूर दराज के इलाके में वित्तीय सेवाओं के विस्तार में वृद्धि हुई। मोबाइल मनी क्या होता है ये देख लेते हैं। पहचान के लिए आधार का उपयोग करके मोबाइल प्लेटफॉर्म पर कैशलेस लेन-देन हेतु एक व्यापक इकोसिस्टम विकसित करना है। अब उसके बाद है स्वयं सहायता समूह के बारे में देख लेते हैं। हाल ही में सरकार द्वारा घोषणा की गई है कि लखपति दीदी योजना के तहत 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सूक्ष्म और उद्यम शुरू करने में को प्रोत्साहित किया जाएगा। लखपति दीदी योजना में याद रखिएगा 2 करोड़ महिलाएं रहेंगी। हो सकता है इसको 20 करोड़ लिख दें या 2 लाख लिख दें। पहला, लखपति दीदी योजना के बारे में वर्ष 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये पहल है। बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख देगा कि महिला सशक्तिकरण विभाग से है, गलत हो जाएगा। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। प्रश्न तो ये ज़रूर पूछेगा क्योंकि इसमें जो बातें कुछ और आ रही हैं और मंत्रालय कुछ और से संबंधित हो रहा है। तो उद्देश्य क्या है? ग्रामीण एसएचजी से जुड़ी महिलाओं को प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाना है। दृष्टिकोण क्या है? यह पहल महिलाओं के नेतृत्व वाली विकास दृष्टिकोण पर आधारित है। शामिल की गई गतिविधि क्या है? महिलाओं को प्लम्बिंग, एलईडी बल्ब बनाने तथा ड्रोन के संचालन और उनकी मरम्मत जैसे कौशल प्रदान किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह के बारे में देख लेते हैं। स्वयं सहायता समूह गांव आधारित अनौपचारिक वित्तीय मध्यवर्ती समिति होती है। यह आमतौर पर 10 से 20 स्थानीय महिलाओं से मिलकर बनता है। यह प्रकृति में स्वैच्छिक होती है, मतलब कोई चाहे तो इससे जुड़ सकता है, कोई नहीं जुड़ सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में लगभग 12 मिलियन
SHG ग्रुप कार्य कर रहे हैं। इनमें से 88% HGC समूह सभी महिलाएं सदस्य हैं। उसके बाद भारत में SHG की सफलता के कुछ उदाहरण केरल के कुटुंबश्री है, बिहार की जीविका है, महाराष्ट्र में महिला आर्थिक विकास महामंडल है, लद्दाख में लूम्स आदि शामिल हैं। सामूहिक जिम्मेदारी क्या है? किसी SHG में समूह के सभी सदस्य किसी एक सदस्य द्वारा लिए गए ऋण की जिम्मेदारी लेते हैं। यानी कि इसमें जो ऋण की जिम्मेदारी होती है वो सभी सदस्य लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ये ऋण दे रहे हैं तो। अब महत्व क्या है इसका ये देख लेते हैं। वित्तीय समावेशन में इसका महत्व है, महिला सशक्तिकरण में इसका महत्व है, क्षमता निर्माण में महत्व है, गरीबी उन्मूलन के लिए इम्पोर्टेंट है, आय और बचत क्रम में है और है अनौपचारिक क्षेत्रों में ऋण की हिस्सेदारी जो 20% की गिरावट आई ये भी देखने में इम्पोर्टेंट है। अब है SSG को बढ़ावा देने हेतु प्रमुख पहल कौन कौन सी है? पहली है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो आया था। कब आया था? ये 2011 में NRLM के रूप में ग्रामीण और विकास मंत्रालय का था। प्रमुख विशेषता क्या थी इसमें? गरीब गरीब ग्रामीण महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने और लगातार उनको बढ़ावा देने के लिए होता। वर्ष 2015 में इसका नाम बदलकर डे निर्मल कर दिया गया। अब है स्टार्टअप ग्राम उद्यम कार्यक्रम, ये 2016 का है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना 2011 की है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना ये 2014 की है। अब है वुमनिया पहल, वो है 2009 में ई गवर्नमेंट के तहत है। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने की 2023 में जो है ग्रामीण मंत्रालय के सहायता हुई थी। अब देखेंगे स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना, जो स्वयं सहायता समूह की बैंक लिंकेज परियोजना है वो देख लेते। पहले देख लेते अभी टॉपिक में कितना और बचा हुआ है। ये हो गया है, बस एक ही टॉपिक बचा हुआ लास्ट एक पेज का। इसमें क्या होता है? स्वयं सहायता समूह कैसे बैंक से लिंक करना उसके बारे में। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार स्वयं सहायता समूह प्रोग्राम के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 से नवंबर 2023 तक स्वयं सहायता समूह को लगभग 7.86 लाख करोड़ रुपए बैंक खाते से ऋण दिए जा चुके हैं। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना के बारे में। स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज परियोजना बचत आधारित सूक्ष्म वित्त का एक मॉडल है। इसकी शुरुआत 1992 में नाबार्ड ने की थी। यह कार्यक्रम के तहत बैंकों को स्वयं सहायता समूह के लिए रियायती ब्याज दर पर ऋण देने तथा बचत खाता खोलने के लिए अधिकृत किया जाता है। अब इसके घटक क्या क्या है? प्रशिक्षित करना है, बैंक शाखा से संबंधित करना है, ग्रामीण सेवाओं के बैंक शाखा को प्रशिक्षित करना है और इसमें और कुछ नहीं। क्रेडिट कार्ड या यानी बैंकिंग लिंक मतलब क्रेडिट कार्ड करके जो आप कहते हैं वो करना है, मतलब कि भुगतान दोबारा करना रहेगा। कार्यक्रम के विभिन्न चरण क्या है? पहला चरण देखा गया तो 1990 से 2005 तक, दूसरा 2006 से 12, तीसरा 2012 से अब तक चल रहा है। अब संबंधित सुर्खियां क्या है? भारत में सूक्ष्म वित्त के बारे में हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने माइक्रो मैटर्स यानी कि माइक्रो व्यू शीट से एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें आप देखेंगे कि ये रिपोर्ट जो है कुछ ये है और इसमें कुछ खास नहीं है और ना ही इतना इम्पोर्टेंट है। अब चलते हैं, इस चैप्टर को समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे राजकोषीय नीति। ये भी बहुत ही हॉट टॉपिक है इकोनॉमिक्स से संबंधित। इसको हम देखेंगे, समाप्त करते हैं, लेकिन आपको बता दूं, इसमें जो हैं तो पॉइंट दिए हुए हैं, लेकिन हमें पूरा इकोनॉमिक्स समूह कितने चरण थे तो ये मैंने सिर्फ बता दिया क्योंकि यही सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ये सब इतना नहीं इंपॉर्टेंट आता है। ये सब ये पूछे कितने चरण में चल रही है स्वयं सहायता समूह कार्यक्रम, तो ये 3 चरण में चल रही। तो बस चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।